नमस्कार। मैं हूं विनय बुराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हमको आपको कोई कहानी सुनाते हैं। उस कहानी के नायक है भूरचंद ओसवाल और भंवरलाल सुथार। इस कहानी का हेडिंग हिंदू क्रांति ट्रॉफी है तो ये एक स्टोरी की कहानी, लेकिन इसका एंड हिंदू क्रांति ट्रॉफी के साथ इसका कहानी का अंत होता है। भूरचंद ओसवाल जो कि दुबला पतला, हल्का सांवला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, गुगराले लंबे लंबे बालों वाला युवक, बड़ा शानदार व्यक्तित्व का मालिक था। वो अपने स्कूल के दौरान हर एक से फालतू बात नहीं करता था, लेकिन उसकी एक गंदी आदत थी कि वो कोई बात कहता, किसी बात पर वो अड़ जाता तो वो कहता लगा शर्त। और उसका ये लगा शर्त वाला उसके साथ वाले लड़के उसकी लगा शर्त में फंस जाते और वो शर्त हार जाता। भूरचंद कभी शर्त नहीं हारता था। भूरचंद को के दोस्त तो खूब थे, लेकिन एक दोस्त था उसका भंवरलाल सुथार, जो कि गांव से आता था। वो विज्ञान विषय में बहुत होशियार था, तो भूरचंद गणित में बहुत होशियार था। भंवरलाल सुथार यूं समझिए उसका प्रोटेक्शन करता रहता था हमेशा। कोई कहता बनिया का बेटा है, कंजूस है, तो भंवरलाल सुथार उसका जवाब हुआ करता था। भंवरलाल सुथार और उसकी दोस्ती भूरचंद की बड़ी गहरी हुआ करती थी। पूरी स्कूल में उसका नाम था। भूरचंद हर एक से फालतू बात नहीं करता था, तो भंवरलाल सुथार भी उसी से बातचीत करता था, गप्पे मारता था, मस्तियां करता था। भंवरलाल गांव से आता था। उसके पिता किशनलाल, जो कि गांव में कृषि यंत्रों का निर्माण करते थे, जैसे ट्रॉलियां बनाना, पलटियां, हल, तवियां, इसका निर्माण करता था। और वहीं पे उसके गांव में ही उसकी बिक्री हो जाती थी। भंवरलाल सुथार की माँ, जो कि गायें पालती थी और घर में रहती थी और गायों का जो दूध निकालती थी, उसे भंवरलाल सुथार अपनी साइकिल के पीछे ढोल में बांध कर लाता था और यहाँ आके कुछ दूध की डेयरियों में वो दूध बेच देता था और उसके पैसे लेकर फिर जब गांव जाता था स्कूल की छुट्टी के बाद, पशु आहार या किराने के सामान या घर के जो जरूरत की सामान लेके जाता था। भूरचंद, जो कि ओसवाल न्याती के नौरे के पास रहता था, उसके पिता की दुकान नेमीचंद ओसवाल था, उसके पिता की किराने की दुकान हुआ करती थी। उसकी 3 बड़ी बहनें थी, मंजू, इंदिरा और सुनीता। उन तीनों की शादियां हो चुकी थी। वो अपने ससुराल में अपने परिवार में व्यस्त थी। भूरचंद 18 साल का था। ये भूरचंद 2-3 घंटे अपने पिता की दुकान में जाता था, जिसके कारण उसके पिता के काम में हाथ बढ़ता था और वो बाजार से सामान ले आते थे, घर जाके अपना भोजन भी कर लेते थे और रेस्ट भी कर लेते थे, जिससे नेमीचंद को भूरचंद से बहुत फायदा होता था। बेटा है, वो काम तो करना पड़ेगा। एक दिन भूरचंद की माँ बीमार पड़ गई, जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बीमार पड़ गई तो भूरचंद उसको हॉस्पिटल लेके गया। तब पता चला कि भूरचंद की माँ को कैंसर है, तो घर में तहलका मच गया। नेमीचंद अपनी पत्नी को लेकर मुंबई गए। वहां पे टाटा कैंसर हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। भूरचंद की माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब भूरचंद के पिता नेमीचंद, जो कि मथानिया से एक लोटा लेके आए थे, बहुत गरीब थे, भूखमरी थी, और जब उसकी माँ के साथ नेमीचंद के पिता की शादी हुई, उसके पश्चात उसके घर में बहुत ही व्यापार बढ़ने लगे, बहुत ही वो धनी परिवार हो गया। और जब वो गुजरी तो परिवार में भी है जो भाग्य का अंत हो गया, और नेमीचंद ने भी है जो अपनी पत्नी की बड़ी बात मानते थे, उनके पूछे बगैर कोई दूसरा बड़ा काम नहीं करते थे। जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो नेमीचंद जी ने है जो बिस्तर पकड़ लिया और कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। रहा भूरचंद, जो कि 18-19 साल का था।
अपने बहनोइयों के द्वारा आखिरी क्रिया कर्म किए। और जो उनकी 3 बहनें आई हुई थी, उनको पता था ये छोटा सा लड़का है, ये कैसे रहेगा अकेला। तो बड़ी बहन मंजू ने कहा कि भाई तू यहाँ अकेला कैसा रहेगा, तू मेरे साथ मुंबई चल, तेरे जीजाजी है जो कोई कोई तेरे को काम में लगा देंगे। चूंकि मंजू के पति पारसमल सुराणा वो अपनी सास को हमेशा ताना मारते रहते थे, कम दहेज का। तो उसकी सास है जो मंजू की माँ और भूरचंद की माँ हमेशा हंस के टाल देती और हमेशा कोशिश करती कि उसका जमाई खुश रहे। दूसरी इंदिरा, इंदिरा का पति जो कि ब्याज बट्टे का धंधा करता था, वो अपने रिश्तेदारों से कम रखता था, तो वहां पे भी उसकी दाल गलनी नहीं थी। तीसरी सुनीता जो कि उसका पति जॉइंट व्यापार था, तो उसके साथ टिकना भी मुश्किल था। भूरचंद ने नफा नुकसान देख के कहा कि बहन मैं पिता का काम करूंगा, और पिता तो बहुत बहादुर शेर थे, तो कोई भी परेशानी होती हो हार नहीं मानते। तो मैं भी उनका बेटा हूं, तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। हाँ, अगर मान लो मैं फेल हो जाऊंगा तो अपनी बहनों के पास जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा। उस नफा नुकसान लगाया कि बहनों की गुलामी करने से बेहतर है कि अगर 2-3 रोटी मिले सुखी, लेकिन आजादी बहुत ठीक रहेगी। ठीक है साहब। धीरे धीरे करके उनकी बहनें अपने घर चली गई, और वो अपने किराना की दुकान संभालने लगा। सुबह जल्दी उठता, नहाता धोता, खुद ही खाना बनाता, और 10 बजे तक जब दुकान जाता, उससे पहले उसका नौकर खेताराम उसकी दुकान खोलता था और सफाई करता था। अब चूंकि वो सुबह जल्दी जाता और रात को लेट आता, तो खाने की उसकी समस्या थी, खाना कौन बनाए। कभी गैस खत्म, कभी पानी नहीं भरा, कभी क्या, तो बड़ी मुश्किलों का वो सामना कर रहा था। जब रात को आता, कभी खाना बनता, कभी नहीं बनता, ऐसा भूखा ही सो जाता था। 20 साल का भूरचंद 40 साल का लगने लगा। अब उसके पास जमा पूंजी तो थी नहीं, सब के सब उसकी मम्मी के माँ के इलाज में पैसा खर्च हो गया था। तो डट के वो दुकान में बैठा तो था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ग्राहकी कम होने लगी। मंडी में भी पैसा वो दे नहीं पा रहा था, क्योंकि पैसा नहीं था। कहते हैं कि ओछी पूंजी व्यापार को खा जाती है। यही भूरचंद के साथ हुआ। भूरचंद का व्यापार ठप हो गया, उसकी हालत खराब हो गई, वो बीमार हो गया। तो उसने अपनी बहन मंजू को फोन किया कि अब वो मौत के निकट है, और भांजियों को प्यार करना चाहता है, और बहनों का आशीर्वाद लेना चाहता है, उसके बाद वो मरना चाहता है। जब बहनों ने ये सुना, तीनों बहनें दौड़ी दौड़ी चली आई। बड़ी बहन माँ के समान होती है, लेकिन भूरचंद की तो 3-3 माएँ थी। उसका इलाज किया गया, उसकी सेवा की गई, और महीने भर में वो खड़ा हुआ। फिर उसकी बहनों ने समझाया कि तू शादी कर ले। शादी क्या कर लूँ। एक बहन तो अड़ गई कि उसकी ननद के साथ उसकी शादी कर देते हैं, कि भाई मैं अपने खाने पीने का प्रबंध है नहीं, मैं उसका आने वाली पत्नी का कैसे रखूंगा। हाँ, जब मैं रोजगार हो जाऊंगा तो मैं शादी के बारे में सोचूंगा। ऐसा बहनों ने उससे कसम दिलाई कि वो किराना का व्यापार बंद कर ले, कोई दूसरा व्यापार कर ले। उसी शर्त पर वो बहनें वहां से रवाना हुई। भूरचंद ने अपने किराना का व्यापार बंद कर कर उसी जगह पर शेयर मार्केट का जो फ्रेंचाइजी ले ली, और वहां पे शेयर खरीदने और बेचने का काम करने लगा, और ग्राहकों को, क्लाइंट को बुलाता, शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में बारे में बताता और कोशिश करता। धीरे धीरे उसका धंधा चल निकला, और जैसे जैसे पैसे आने लगे, वो सट्टे में पैसा लगाने लगा। वो सट्टे में क्रूड ऑयल हो, सोना चांदी हो, इसमें पैसा खूब लगाने लगा। और ज्यों ज्यों उसका कारोबार बढ़ता गया, उसकी ज्यों ज्यों तिजोरियां भरती गई। और ऐसे करते जब वो साल में 1-2 बार अपनी बहनों को बुलाता, लाखों रुपए के पैसे की थैलियां देता, और भांजियों के साथ बच्चों की तरह खेलता। और बहनें जो कि इतनी अमीर नहीं थी, वो उसके पैसे से उनकी गरीबी दूर हो गई, और बहनोइयों का भी है जो शिकायतें खत्म हो गई। बहरहाल सट्टों से वो खूब पैसा कमाया जा रहा था, शादी के बारे में सोच नहीं रहा था।
जो कि एक बीमारी होती है। बीमारी तो बात की बात है, जैसे छुआछूत का जो अपने भारतवर्ष में हजारों साल से छुआछूत की जो बीमारी हुआ करती थी कि भाई इसके हाथ लगाने से ये छोटी जात का है, वो जात का है, तो ये बीमारी सदियों से रही है। इसको तोड़ने के लिए, जातिवाद प्रथा को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हिंदू महासभा हो, या कई हिंदू संगठनों ने है जो जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, छुआछूत खत्म करने की कोशिश की, और वो सफल भी हुए। लेकिन ये मानवीय गलतियों के द्वारा ये जो सदियों से चलती आई है, ये छुआछूत तो मिटाई जा सकती है, लेकिन चीन के वुहान से निकलने वाली छुआछूत की बीमारी, जिसे कोरोना कहा गया है, उसने एक जीव छोड़ा और पूरी दुनिया में फैल गया। ये कोरोना काल जीव जीव पर लागू हो गया। एक दूसरे के साथ जहां छू भी ले तो मृत्यु को प्राप्त होता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बंद हो गई। लॉकडाउन के कारण कर्फ्यू लग गए। ट्रेनें, हवाई जहाज, बसें, आवागमन के साधन सभी बंद हो गए, व्यापार बंद हो गए। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया और गवर्नमेंट ने सेवा करने के लिए बहुत कोशिशें की। समाज के सेवियों ने घर घर खाना पहुंचाने की कोशिश की, और इस प्रकार जो दुनिया रुक गई थी, बड़ी परेशानियां हो रही थी, आम लोगों को बड़ी पीड़ा में थी। शुरू में तो ये कोरोना काल लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट का दौर था, लोग मजे से भोजन कर रहे थे, मस्तियां कर रहे थे। लेकिन दूसरा काल कोरोना का आने पर बड़ी मुश्किलें हो गई थी। अब लोगों को मजा नहीं, उनको आज ये गुलामी, ये बंदूकड़ी जो जेल बड़ी तकलीफ दे रही थी। इस कोरोना काल के शुरू होने के पहले ही भूरचंद ने सट्टा मार्केट पे करोड़ों रुपए का सट्टा लगा लिया था, और चूंकि अब कोरोना के कारण कर्फ्यू लग गया था तो उसका काम बंद हो गया था, और जो उसने पैसे क्रिकेट में जो लगाए थे वो उस कारण देशी विदेशी गवर्नमेंट ने है जो क्रिकेट के मैचों के ऊपर भी आयोजन बंद किया था। सभी कार्यक्रम बंद हो गए थे, शादियां बंद हो गई थी, तो ये भी क्रिकेट भी बंद क्यों नहीं होगा। लेकिन पैसा फंसा हुआ था तो वो लोग क्या बिगाड़ सकते थे उसका कर्फ्यू के दौरान। लेकिन भूरचंद को शांति नहीं मिली थी। भूरचंद बड़ा परेशान था। भूरचंद को कुछ समय के लिए तो खाना मिल गया, अकेले घर में पड़ा रहा था, मिल गया था, लेकिन वो बहुत दुखी था। आम लोगों की तरह दुनिया के जो लोग दुखी थे, उसी प्रकार भूरचंद भी दुखी था। वो अब करे तो करे क्या, राशन खत्म हो गया, बीमारी लग गई, अब पैसे से क्या करे, पैसे भी अब जा रहे हैं, उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा है। भूरचंद के बैठे बैठे दिमाग में आया कि जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो भंवरलाल सुथार मेरे हर काम में साथ देता था, और कोई भी मुसीबत में होता तो भंवरलाल सुथार उसे निकाल लेता था। आज उसको भंवरलाल सुथार की बहुत याद आई, लेकिन वो तो स्कूल छोड़े 15-17 साल हो गए थे। इतने टाइम पर कौन किसे याद रखता है, उसका तो गांव का नाम भी पता नहीं था। बहरहाल फिर भी उसने अपनी पुरानी किताबों में अपनी स्कूल का फोन नंबर टटोला तो लैंडलाइन फोन नंबर मिल गया। सभी स्कूलें भी बंद थी तो वो स्कूल में फोन करके करेगा क्या, लेकिन फिर भी उसने कहा लगाने में क्या लगता है, लिखते लगा लेते हैं। भूरचंद ने फोन लगाया तो स्कूल जो बंद थी लेकिन ऑफिस खुला था, उसमें फूलचंद सेन बुजुर्ग कर्मचारी बैठा था, गार्ड था, चौकीदार था, पुराने जमाने का, बुजुर्ग हो गया था। जब फोन लगाया तो घंटी बजी। फूलचंद सेन ने फोन उठाया, वो नींद में ऊँग रहा था, और फोन उठाते बोला कि कौन है भाई, कि मैं भूरचंद ओसवाल। कौन भूरचंद? मैं तो नहीं जानता भूरचंद को। अरे भूरचंद में बढ़िया, वो आपकी स्कूल पढ़ता था ना। अच्छा, वो भूरा। अरे यार भूरा, पूरी दुनिया बंद है, तूने कैसे फोन किया, और इतने साल बाद कैसे मेरी याद आई तेरे को। भूरचंद ने कहा कि मैं कोई मुसीबत में तो नहीं हूं, लेकिन अब बैठे बैठे कई लोगों की याद आ जाती है, तो मेरे पास क्या फोन नंबर आपके दिख गए स्कूल के, तो मैंने लगा लिया। जय जिनेंद्र वगैरह बात हुई। उसके बाद में उसने
भूरचंद ने कहा कि मेरे एक दोस्त हुआ करता था भंवरलाल सुथार, जो गांव से दूध लाके यहाँ बेचता था। फूलचंद सेन ने कहा, हाँ रहा जानता कैसे नहीं, उसको कैसे भूल सकता हूं। तू तो स्कूल आना बंद हो गया था और वो तो बेचारा फौज में भी भर्ती हुआ था, तो तू उन्हें है जो स्कूल क्यों छोड़ी रे? कि क्या करता फूलचंद जी, मेरे माता पिता गुजर गए थे तो मेरी स्कूल छूट गई। उसके बाद मैंने स्कूल की तरफ देखा ही नहीं। कि हाँ बेटा, माँ बाप है, अगर बूढ़े भी हो जाए तो माँ बाप हो तो उनका हाथ उम्र भर काम आता है। अब जब माँ बाप ही नहीं रहे तो बच्चा अनाथ हो जाता है। बहरहाल बता मैं तेरी क्या काम करूं? कि फूलचंद जी, मैं भंवरलाल सुतार का एड्रेस ही, घर का पता ही जानना चाहता था। कि भाई मुझे क्या पता, हाँ मैं उसके गांव का नाम तो जानता हूँ। उसके गांव का नाम ढांढण है, जो कि शहर से करीबन 20-25 किलोमीटर है। हाँ, कभी आप गए थे क्या? भूरचंद ने पूछा। कि मुझे जाने का कहाँ काम पड़ता है भाई, मैं क्यों जाऊं? ये ढांढण गांव है, तू पता कर लेते को जाना था। क्या भाई साहब, लॉकडाउन में कैसे जाएंगे? मैं तो ऐसी बात कर रहा था, गप्पे मारा था आपसे। ठीक है, फिर दुआ सलाम हुई, जय जिनेन्द्र हुआ और फूलचंद सेन ने फोन काट दिया। अब भूरचंद की आंखों में चमक आई कि देखते हैं अब वो मुझे भंवरलाल सुथार पहचानता है या नहीं पहचानता है। क्योंकि बात बहुत पुरानी हो गई है, वो कहाँ है क्या नहीं है। पढ़ी में तो होशियार था, क्या मालूम कोई इंजीनियर बन गया होगा वो, मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर भी वो भूरचंद अपने पड़ोसी सोनी जी की मोटरसाइकिल लेकर पुलिस वालों से बचते बचाते शहर से बाहर निकला और गांव की तरफ जाने वाली रोड पर बढ़ गया। आधे घंटे बाद वो भंवरलाल सुतार के गांव ढांढण पहुंच गया था। वो किसी नीम की पेड़ की छांव पर अपनी मोटरसाइकिल नीचे खड़ी की और देखने लगा, क्योंकि खेतों में तालाब के किनारे दूर दूर तक कई जेसीबियां लगी हुई थी जो खेत की सफाई कर रही थी। अब फूलचंद तो गांव में कम ही आया था, लेकिन अब अपने दोस्त से मिलने आया था कि भाई कोई उसकी परेशानियां मिटा सके, क्योंकि पैसा फंसा हुआ है, मैं मौत मारा जाऊंगा। लोग मुझे लॉकडाउन के बाद मालूम नहीं क्या क्या करेंगे, लॉकडाउन खत्म होगा कि नहीं होगा। तो ये सब बातें सोच समझ कर वो गांव आया था। इतने में वो देख तो रहा था जहां पे जेसीबी चल रही है, खेतों में जो काम हो रहा था, जो सफाइयां चल रही थी, वहां देख रहा था। लेकिन उसके पास में आसपास से उसके पास से गुजरने वाले लोगों से किसी से पूछा उसने कि भाई साहब ये खेतों में क्या काम हो रहा है? तो वो जाने वाला व्यक्ति 2 बैसाखियों पर था, सफेद बाल थे, उसकी टांग कटी हुई थी और वो उसका जवाब दिए बगैर, सफेद दाढ़ी हो गई थी, बाल भी सफेद हो गए थे, सफेद थे। उसकी आंखों में देख रहे थे कौन है। भूरचंद को जवाब नहीं मिला। तब उसने देखा कि मैंने जिसे सवाल पूछा मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। देखा तो वो सफेद दाढ़ी और सफेद बालों के बीच में बड़ी बड़ी आंखें उसको गहराई से देख रही है। जब भूरचंद ने देखा तो एक टक देखता रह गया, अरे ये तो भंवरलाल सुथार है। अरे भंवरे तू कब था रे? तेरे को तो मैं मिलने आया था तेरे से। कह रहे तू भूरचंद, मेरे गांव में तू तो बिना मतलब कहीं जाता ही नहीं हूँ, कैसा है यहाँ पे? कि भाई गांव शहर के अंदर तो घुट गया हूँ, शहर तो सभी जेलें हो गई है, गांव में ही एक्टिविटी चल रही है, गांव में काम हो रहा है, खेती बाड़ियां हो रही है। तो मैं ताजी सांस लेने के लिए तेरे गांव आया, मुझे बैठे बैठे याद आया। भंवरलाल सुतार जानता था कि ये किसी बिना मतलब कहीं जाता है नहीं, बिना मतलब बात करता नहीं है। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते भूरचंद ने पूछा कि यार तू ऐसा बूढ़ा कैसे लग रहा है, इतनी कम उम्र में, और तेरी टांग का किया हुआ? उसको बहुत दुख हुआ था कि तू ऐसे कैसे हुआ। तब उसने बताया कि उसके पिता, जब मैं 12वीं में पढ़ता था, तू भी 12वीं पढ़ता, तू तो आना बंद हो गया था, मैं तो आ रहा था, लेकिन मेरे पिताजी के जो टोलियां बनाते थे, हल कल्टियां बनाते थे, बरसात के समय जब वो वेल्डिंग कर रहे थे तो करंट आ गया, करंट के कारण उनकी मौत हो गई। तो मेरा
जो ये वेल्डिंग का काम है, ट्रॉलियां बनाने, कल्टियां बनाने और हल बनाने का जो काम है, मेरे भाई मदन लाल ने ले लिया था। और मुझे कहा भाई तू गाय भैंसे पाल, तो मैंने गाय भैंसे नहीं पाली। मैं है जो फौजियों के इलाके में गया, सैन्य क्षेत्र में, और वहां पे जाके कुछ फार्म वार्म भर के फौज में भर्ती हो गया। और जब मेरी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर आई, तो वहां पे जम्मू से श्रीनगर जाने वाले हाईवे पर फौजियों की गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। तो मेरे भी काफिला, जो फौजियों का काफिला था हथियारों का, जो श्रीनगर की तरफ जा रहा था। सिविलियनों की गाड़ियों को हम आने नहीं देते थे, लेकिन क्या है कि अचानक उस दिन एक कोई काली कार आ गई थी बीच में। अब वो ना तो ओवरटेक ले सकती है, ना उसको साइड में खड़ा किया जा सके, जगह ही कितनी होती है। अचानक वो कार, बम विस्फोट हुआ उस कार में बड़ा भयंकर। मेरे पीछे जो ट्रक चल रहा था वो तो चकनाचूर हो गया, उसकी बस में भी, पीछे बस भी थी, उसको भी विस्फोट हुआ। मैं डाले पर बैठा था, तो विस्फोट में मैं भी है जो आ गया और गाड़ी के पीछे डाले के नीचे गिर गया। जब विस्फोट के बाद फौजियों ने, आने वाली गाड़ियों ने पीछे हमें हॉस्पिटल लेके गए, तो वहां पे पता चला कि मेरी है जो पैर चकनाचूर हो गया और मेरे पैर को काटना पड़ेगा। जब मेरे पैर को काट दिया और मैं है जो बेकार हो गया, तो मुझे घर भेज दिया, मेरी पेंशन शुरू हो गई। तो मैं गांव में हूँ और अब मैंने ये सपना बना लिया कि मैं गांव वालों की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा। मुझे भारत से बहुत प्रेम है, अपने देश से बहुत प्रेम है। और नौजवान को या देश फौजियों को जो अपने घर से छोड़कर आते हैं, अपने परिवार को छोड़कर आते हैं, उनके देश प्रेम के कारण ही वो फौज में रहते हैं। अपनी माँ के दूध का बदला वो ऐसे चुकाते हैं अपनी जान देकर। तो मेरे को भी अपने देश से प्रेम है, और इस कारण से ही मैंने है जो गांव में आकर जवानों को ट्रेनिंग देता हूँ और उनको फौज में जाने के लिए प्रेरित करता हूँ। और बाकी तो जो अनमोल जानवर है उनकी सेवा करता हूँ, गौचर की सेवा करता हूँ। और अब जो ये जो तू देख रहा है, जो खेत साफ हो रहे हैं, तो हम लोग अपना सामान लेके शहर की तरफ तो जा नहीं पा रहे हैं। तो जो लोग नौजवान हैं बड़े दुखी हैं, उनको मैंने कहा भाई अपन क्या करते हैं, अभी इन खेतों में कोई बुआई हुई नहीं है, खाली पड़े हैं, तो यहाँ पे सफाई करके ग्रामीण खेलों का आयोजन क्यों नहीं करते, ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन क्यों नहीं करते। तो इसलिए हमने जो ये काम गांव के जवानों को खिलाने के लिए, किसानों को खिलाने के लिए खेत साफ कर रहे हैं। जितने भी भूरचंद की आंख चमकी, भूरचंद की आंख चमकी, लेकिन वो बोले कैसे? वो तो देख रहा है कि यार ये तो भंवरलाल सुथार पहले से तकलीफ में, मैं इसको तकलीफ कैसे दे सकता हूँ। लेकिन भंवरलाल सुथार भी बहुत पक्का बना हुआ था, फौज में रहा हुआ था, उसने ताड़ लिया कि साला कुछ बता नहीं रहा है, इसको बताना पड़ेगा। तो बहुत कहा भाई तू अपनी बात छुपा मत, ऐसी क्या तकलीफ है जो मैं मिटा नहीं सकता तेरी, और तू तो मेरा दोस्त है, और तेरी दोस्ती कभी ऐसी कच्ची नहीं है मेरी दोस्ती कि मैं तू मुझे बताएगा नहीं मैं तेरा काम नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से भूरचंद ने भंवरलाल सुतार को बताया कि उसके पास करोड़ों रुपए के सट्टे के पैसे हैं और वो देनदारी में फंसा हुआ है वो, और सब पूरी दुनिया बंद है और क्रिकेट के सट्टों की वजह से वो तकलीफ हो रही है। भंवरलाल सुतार ने गहराई से भूरचंद की तरफ देखते हुए बोला कि जो ये ग्रामीण ओलंपिक जो मैच हो रहे हैं, हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर से कोई उपाय निकालते हैं। क्या उपाय निकालते हैं? अब ये बात है कि भाई तू है जो शहर में कई लोगों को जानता होगा, राजन एम्पलीफायर वाले को जानता है क्या तू? क्या जानता हूँ, उसके बेटे अनिल से मेरी दोस्ती। तो भाई तू अनिल, ये राजन एम्पलीफायर वाले को, अनिल को संदेश भेज कि यहाँ पर जो इवेंट के जो बड़े बड़े प्रोग्राम वो करता है, यहाँ पे साउंड, डिजिटल लाइट्स, फ्लड लाइट्स, कई प्रकार की लाइट्स उसके पास है, वो मंगा। और अपना जो नवीन जो स्कूल में पढ़ता था, जो शपथ दिलाता था प्रार्थना में, उसको भी फोन करो, भी तेरा दोस्त हुआ करता था ना, उसको भी फोन करो, बड़ी कमेंट्री अच्छी करेगा। हम क्या करते हैं, क्रिकेट का मैच का आयोजन करते हैं और
तेरे सट्टेबाजी की रकम भी निकल जाएगी और ग्रामीणों को रोजगार भी मिल जाएगा। भूरचंद की आंखें चमकी, उसने राजन एम्पलीफायर वाले को फोन किया, अनिल को। वो तैयार हो गया क्योंकि सब काम बंद थे। आधे काम में काम दाम में काम करने के लिए वो तैयार हो गए। अपनी गाड़ी और अपने आदमियों को भेजा गांव की तरफ और उन्होंने जो स्टेडियम साफ वो स्टेडियम की तरह उनको तैयार करने लगा। और नवीन भी आ गया। नवीन ने भी कहा, यार इतने साल बाद फोन किया तूने, कहीं पहले कि हम क्या मर गए थे क्या? क्या नहीं नहीं मरे अरे कुछ नहीं थे, काम में बिजी थे, अब काम पड़ गया तो अब तुम्हें बुलाया, अब आओ तुम। तो नवीन अपने दोस्त सुंदरलाल मिश्रा को भी बुला लाया, वो भी यूट्यूबर था। और उन्होंने है जो ये क्रिकेट का मैच कराने का आयोजन का सोच लिया। सोनिया टेंट वाले को भी बुलाया गया, उसने भी बड़े बड़े टेंट लगाए और इस प्रकार का जो आयोजन बन पड़ा, वो इवेंट बन पड़ा। वो कहीं से भी एक किसी क्रिकेट का मैच होने के कम नहीं था। ये फर्जी थे लेकिन थे। गांव में एक भाटी राजकुमार दर्जी था जो कि उसका काम बहुत चलता था। दूर दराज के गांव के लोग उसे कपड़े बनवाने आते थे। उसे भी बोला गया कि 12 टीमों की यूनिफॉर्म बनानी है और पैसा तेरे को देंगे, चिंता मत कर। फौजी भंवरलाल सुथार की पेंट थी। राजकुमार भाटी दर्जी ने अपने भाणजों भतीजों को बुलाकर मशीनें लगाकर 12 टीमों की यूनिफॉर्म बना दी, 96 खिलाड़ियों की। और आसपास के ग्रामीणों में जो ग्रामीण थे अलग अलग खेल खेलना था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि अब क्रिकेट ही खेला जाएगा। और जो सोनिया टेंट हाउस वाले ने टेंट लगाए उसमें उनको कुछ ट्रेनिंग दी गई। जो दूसरे गांव से ग्रामीण आए थे उनकी टीमों के अलग अलग टीमों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ऐसे करके 12 टीमें हो गई थी। 12 टीमों का मैच करवाया गया था। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में था। नवीन कमेंट्री में बोलता है, भाई और बहनों पूरी दुनिया बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी ही सावधानी से और क्वारंटाइन किए हुए खिलाड़ी क्रिकेट मैच खेलने के लिए शामिल हुए हैं। सभी देशों की टीमों ने अपने नए खिलाड़ियों को भर्ती की और ये सभी नए खिलाड़ी हैं। और जैसे कि भूरचंद ने और भंवरलाल सुथार ने उन देशों के नाम और धर्म के अनुसार खिलाड़ियों के नाम नए नए रख दिए थे। जब पहला मैच हो गया तो एक दिन को एक ही मैच होता था। ऐसे करते लास्ट फाइनल मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ। चूंकि इंटरनेशनल मैच में अभी पाकिस्तान की तूती बोल रही थी और सटोरिये है जो भारत पर कम पैसा लगा रहे थे और भूरचंद सटोरियों को कह रहा था कि ये जो नई नई टीमें हैं इस पर पैसा लगाना है। तो सटोरियों ने बिना सोचे भूरचंद पर विश्वास करके पैसा लगाना शुरू किया। उनकी बातों पर विश्वास कर लिया कि ये नए खिलाड़ी हैं और नई टीम, उनको कहीं से भी ये फर्जी नहीं लग रहे थे और पैसा लगा रहे थे। और फिर जब फाइनल मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान पर 50 पैसे लग रहे थे और भारत पर 1 रुपया लग रहा था। नवीन अपनी कमेंट्री में बोल रहा था कि कुछ समय से पाकिस्तान अपना परचम लहरा रहा है क्रिकेट जगत में, लेकिन भारत भी छुपा हुआ रुस्तम है। यहाँ के खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। फाइनल मैच में भारत पाकिस्तान की टीम मैदान में आई। एम्पायर और कैप्टन ने टॉस उछाला। टॉस पाकिस्तान जीत गया। उसने मैच खेलने का निर्णय लिया और भारत है जो फील्डिंग में आया। पाकिस्तान के खिलाड़ी इम्तियाज भट्टी और जुल्फिकार सिंधी क्रीज पर आए और धीरे धीरे करते उनके एक एक बैट्समैन आते रहे, आउट होते गए और रन बनाते रहे। 193 193 पर पूरी ऑल टीम आउट हो गई पाकिस्तान की टीम।
भारत की तरफ से सुधांशु शेखर और कमल क्रीज पर आए और उन्होंने धुआंधार बैटिंग शुरू की और 2 विकेट गिरने के पश्चात उन्होंने 193 का स्कोर पार कर लिया और भारत जीत गया। और जब ये प्रसारण शुरू हो रहा था, ये लाइव प्रसारण किया गया था, ये यूट्यूबर सुंदरलाल बिस्सा और राजन एम्पलीफायर के टेक्नीशियनों के द्वारा, और मैच खत्म होते ही इस प्रसारण को बंद कर दिया गया था। सटोरियों ने खूब सारा पैसा लगाया था और इस जो टूर्नामेंट में, जिस टूर्नामेंट का नाम इन्होंने रखा था हिंदू क्रांति ट्रॉफी, हिंदू क्रांति ट्रॉफी की शुरुआत करने से पहले ही भूरचंद ने अपने दोस्त चंपालाल बाठिया से 2 करोड़ रुपए मंगा लिए थे और राजन एम्पलीफायर हुआ, राजकुमार दर्जी हुआ, सुंदरलाल बिस्सा हुआ, नवीन हुआ, रामपाल जाट हुआ जिसने जनरेटर लगाए थे, और कई लोगों ने अपनी अपनी इसमें सुविधा दी, उनका भुगतान किया गया था उस 2 करोड़ से। और सट्टे के रूप में भूरचंद ने 200 करोड़ रुपए कमाए। भूरचंद ने इतनी बड़ी रकम कभी नहीं कमाई थी, इस नकली क्रिकेट के मैच के आयोजन में उसने कमा लिए थे। पूरी दुनिया ने क्या प्रतिक्रिया दी वो कोई पता नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका काम हो गया। भूरचंद ने की देनदारी 50 करोड़ की थी तो चुकाने के बाद 150 करोड़ बचे थे। भूरचंद ने भंवरलाल सुथार को कहा कि वो आधे पैसे तू ले क्योंकि तेरी वजह से सारे काम हुए। भंवरलाल सुथार बड़ा स्वाभिमानी था, उसने कहा कि मैं तो एक पैसा ही नहीं लूंगा, मेरा जीवन तो पेंशन से चलता है, तो मेरे कोई तकलीफ नहीं है। इतनी बड़ी रकम देने के पश्चात ही भंवरलाल सुथार लालच में नहीं आया और भूरचंद ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, तू बता, आधी रकम तो कहीं ना कहीं खर्च करनी पड़ेगी, मैं सारी लूंगा, मेरे हजम नहीं होगी। तब भंवरलाल सुथार ने गांव में जो गौचर है, तालाब है, चिकित्सालय है, पशुओं के लिए चिकित्सालय है और लड़कियों के लिए स्कूल है और लड़कों की जो स्कूल है उसको कॉलेज में पदोन्नत करने के लिए और तमाम हिंदू जातियों के लिए शमशान घाट के लिए निर्माण के लिए उसने 75 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया। चूंकि इतना पैसा मिलने के बाद आदमी कभी न कभी उस पैसों के लालच से उब जाता है। भूरचंद के साथ भी यही हुआ। भूरचंद ने कहा बस अब बहुत हो गया, वो सट्टेबाजी नहीं करेगा, अब वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करेगा, वो भी गांव में रहेगा और भंवरलाल सुथार के साथ उसी के गांव ढांढण में रहा और उसने पशुओं की, अनमोल जानवरों की सेवा करने का निश्चय किया और भंवरलाल सुथार के साथ वो ताउम्र रहा। कभी उसने शादी नहीं की, भंवरलाल सुथार ने भी शादी नहीं की। ये 2 कुंवारों का जोड़ा तमाम उम्र एक साथ रहा था। जय हिंद।